भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर एक बड़ा विवाद का कारण रहा है और पीओके में आए दिन विरोध प्रदर्शन देखने को भी मिलते रहते हैं। प्रदर्शनकारी ज्यादातर भारत का हिस्सा बनने की डिमांड भी करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। आप सभी ने भारत के मैप को कुछ इस तरीके से देखा और पढ़ा है, लेकिन पूरी दुनिया भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है यह तो भारत का हिस्सा है ना, तो पूरी दुनिया इसे भारत के नक्शे में क्यों नहीं दिखाती? आओ समझाता हूँ इसे डिटेल में। कश्मीर का असली हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान के कंट्रोल में ये एरिया कैसे और क्यों आया। ध्यान दे, इस वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और पाकिस्तान के मैप को दिखाना बहुत ही जरूरी है। और हम जानते हैं कि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम सिर्फ इसी मैप को ऑफिशियली भारत का मानते हैं। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आए तो प्लीज A1 नॉलेज ट्रैक को जरूर से सब्सक्राइब और फॉलो करें। अध्याय 1, कश्मीर का असली सच, द ट्रूथ ऑफ कश्मीर। भारत पहले कई छोटे छोटे किंगडम्स में बिखरा हुआ था, यह एक देश बन गया। कुछ लोग इसका श्रेय अंग्रेजों को देते हैं, जो पूरी तरह झूठ है। इसका पता आप लोगों को आगे लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजों ने जाने से पहले सभी रियासतों को उन्होंने 3 विकल्प दिए थे: भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या इंडिपेंडेंट रहो। आज जो भारत आप देख रहे हैं, सरदार पटेल और वीपी मेनन की इसमें बहुत मेहनत है। उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर उन्हें भारत का हिस्सा बनने के लिए कन्विंस किया था। भारतीय राज्यों का एकीकरण, जो कि वीपी मेनन की एक लिखी हुई किताब है, जहां आप जम्मू कश्मीर का इतिहास गहराई में सीख सकते हैं। इनका कहना था कि 14वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदुओं ने जम्मू कश्मीर पर शासन किया। फिर 1587 में अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण किया और इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। मुगलों के बाद 17वीं शताब्दी में डोगरा समुदाय ने इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद सिख शासकों ने शासन किया। 1846 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने सिख राजा को नुकसान का 1 करोड़ रुपए भुगतान करने के लिए कहा और पंजाब का एक बड़ा भाग भी ब्रिटिश को सरेंडर करने के लिए कहा। और यहीं से जम्मू और कश्मीर अलग राज्य के रूप में सन 1846 में स्थापित हो गया था। राजा गुलाब सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक संधि पर साइन किए। इसे अमृतसर की संधि के रूप में जाना जाता है। गुलाब सिंह ने सिखों के खिलाफ जाकर अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इस एरिया को दे दिया राजा गुलाब सिंह को। अध्याय 2, विभाजन या भ्रम। अब चलते हैं 1925 में। 1925 में हरि सिंह कश्मीर के राजा बने, जो इंडिया के पार्टीशन के समय भी राजा थे। पार्टीशन के टाइम उस समय राजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा नजर आया था। जैसा कि आपको याद है, हर राजा के पास 3 विकल्प थे: पहला भारत का हिस्सा बनो, दूसरा पाकिस्तान का हिस्सा बनो, तीसरा या इंडिपेंडेंट रहो। हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना, स्वतंत्र रहने का, लेकिन उनका ये डिसीजन आगे चलकर सही साबित नहीं हुआ। माउंटबेटन हरि सिंह को जानते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने कहा, आप 15 अगस्त से पहले भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लेंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटिश वार्निंग के बाद भी राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का ही फैसला किया और हरि सिंह ने इस इंडिपेंडेंट रहने के डिसीजन के बाद सभी प्रोविंसेस के साथ बातचीत शुरू कर दी और इन प्रोविंसेस ने भारत और पाकिस्तान के साथ एक टेरिटरी समझौता साइन किया, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का नाम दिया गया। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर लिया, लेकिन भारत ने इस समझौते को नकार दिया और इस पे साइन नहीं किए। लेकिन असली समझौता इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था। पाकिस्तान के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन करने की वजह से आप ऐसा सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो कश्मीर का दोस्त बन गया, लेकिन ये पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया था। हरि सिंह पर दबाव डाला, जैसे खाने की सप्लाई बंद कर दी, पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी, रेल सेवाएं भी बंद कर दी। हरि सिंह डिसीजन लेने में समय ले रहे थे, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान को भी समय चाहिए था कश्मीर पर हमले की योजना बनाने के लिए, और ऐसा हुआ भी। दिन 27 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। उस समय हरि सिंह अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे और उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने भी मदद के लिए हाँ कर दी, लेकिन भारत ने एक शर्त रखी कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना होगा, और हरि सिंह ने राजी होकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन कर दिए। लेकिन भारत ने उसी टाइम एक शर्त और जोड़ दी। उन्होंने बोला, जैसे ही कानून व्यवस्था कायम हो जाएगी तो कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी इलेक्शन करवाया जाएगा। इसका मतलब सीधा था, जनता डिसाइड करेगी भारत का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। लेकिन पाकिस्तान ने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को एक फ्रॉड एग्रीमेंट घोषित कर दिया। उन्होंने बोला, इसे दबाव में साइन करवाया गया है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। तब से आज तक हर फ्रंट पर कश्मीर में हमारी सेना पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है। आजादी को 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। अध्याय 3, भारत बनाम पाकिस्तान।
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। जवाहरलाल नेहरू, पाक पीएम लियाकत अली खान और माउंटबेटन हर रोज डिप्लोमेटिक तरीके से सोल्यूशन निकालने के लिए बात करते थे, लेकिन कोई सोल्यूशन निकलता ही नहीं था। रात से दिन हो जाता था, दिन से रात हो जाती थी, लेकिन कोई सोल्यूशन निकलता ही नहीं था। ऐसा होते होते 1947 का पूरा साल बीत चुका था। अब भारत ने पाकिस्तान के सामने 3 शर्तें रखी। नंबर 1, पाकिस्तान कश्मीर के हमलावरों का साथ देना बंद करे। नंबर 2, उन्होंने कश्मीर पर शासन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, अटैकर्स को वेपन्स की हेल्प देना बंद करे। लेकिन पाकिस्तान ने कभी रिप्लाई ही नहीं दिया, और वो रिप्लाई देते भी क्यों? अगर पाकिस्तान रिप्लाई कर भी देता तो इसका सीधा मतलब होता पाकिस्तान सरकार खुद इन हमलों के पीछे है, और वे दुनिया को यही दिखाना चाहते थे कि कश्मीरी लोग खुद भारत के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं, जिससे भारत की इमेज इंटरनेशनली खराब हो जाती। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, भारत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और वो थी सेना पर विश्वास नहीं किया। लॉर्ड माउंटबेटन की बातों को मान लेना और इनकी बातों सुनकर भारत कश्मीर मुद्दे को यूएन में लेकर चला गया। क्योंकि हमारे पास सबूत के तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था, इसलिए यूनाइटेड नेशन में जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर था। अगर भारत यूनाइटेड नेशन नहीं गया होता तो हमारी सेना एक ना एक दिन कश्मीर को जीत ही लेती। हालांकि हमारी सेना अभी भी ऐसा करने में कैपेबल है, लेकिन अब दुनिया की नजर में ये करना इतना आसान नहीं है। जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन कमीशन भारत और पाकिस्तान के लिए बनाया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने ना भारत की मानी ना पाकिस्तान की। यूएन ने कश्मीर का बंटवारा कर दिया और एक लाइन खींच दी जो एलओसी से मिलती जुलती है। यूएन ने एक शर्त रखी कि दोनों अपनी सेना को पीछे हटाएंगे और इसके बाद इलेक्शन होगा। फिर कश्मीरी लोग तय करेंगे कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में। 1 जनवरी 1948 को भारत ने अपनी सेना को कम कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना पीछे नहीं हटी, और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 1/3 हिस्सा आज पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसमें गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके शामिल है। अगर बात करें दुनिया की, तो यूएन और दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी न तो भारत के असली पॉलिटिकल मैप आजमाती है और न ही पाकिस्तान का। इसके अलावा पाकिस्तान के लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप पे तो पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी दिखाया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि यह भारत के अभिन्न अंग है, यह सब जानते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को शेयर करें और A1 नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है।